IQ का येस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आइस में आपका स्वागत है। आज हम लोग मॉडर्न इंडिया में आगे बढ़ते हैं और एक नए चैप्टर को देखेंगे। चैप्टर का नाम है भारतीय रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीति क्या थी। अलग अलग समय में ब्रिटिश नीति कैसी थी भारतीय रियासतों के प्रति, और रियासतों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। रियासतें एक तरफ थी, एक तरफ भारत के ब्रिटिश राज थे, और दूसरी तरफ बाद में यही रियासतें वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में मिलाई गई और भारत का एक संघ के रूप में निर्माण हुआ। तो जो भारतीय रियासतें हैं उनको लेकर के जो ब्रिटिश सरकार की नीतियां थी उनको देखना है। और ये नीति कब से कब शुरू हुई, तो 1740 से लेकर के और 1947 तक सर्वोच्च सत्ता का उदय और विकास कैसे हुआ है ये देखना है। तो ब्रिटिश सरकार की जो नीति थी देशी रियासतों के प्रति वो अलग अलग समय में अलग अलग हिसाब से चलाई गई है, तो उनको हमें देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक नीति को हम बिल्कुल डायग्राम के माध्यम से समझेंगे, मैप के माध्यम से समझेंगे। कहीं कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो हिस्ट्री के जितने भी चैप्टर हैं, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, हम सब पर जो है बात करेंगे, जिससे आपका कोई भी टॉपिक छूटने ना पाए। क्योंकि यहाँ सबसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सी नीति कब शुरू की गई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो आपको वीडियो पूरा देखना है। कहीं कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछेगा। और ये पीडीएफ हमारे एग्जाम वेब ऐप पर आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में शेयर कर दिया है। आप उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिएगा अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। पहले बात करेंगे सर्वोच्च सत्ता। याद रखिएगा, ब्रिटिश शासन की बात करते हैं। सर्वोच्च सत्ता की जो अवधारणा क्या थी कि ब्रिटिश सत्ता और भारतीय रियासतों के बीच संबंधों को परिभाषित करने वाला मूल सिद्धांत यही है, सर्वोच्च सत्ता। यह कोई स्थिर कानून नहीं था, बल्कि परिस्थितियों के अनुसार निरंतर बदलने वाली रणनीतिक शक्ति थी। तो जो ब्रिटिश सरकार थी, जो रियासतों के प्रति नीति लागू किया था, उनकी नीति समय के साथ बदलती गई। ऐसा नहीं है कि वो संसद द्वारा कोई पारित कोई अधिनियम था जिसके अनुसार उन्होंने ये काम किया, नहीं, ऐसा नहीं था। रियासतों की परिस्थितियों के अनुसार, ब्रिटिश सरकार की परिस्थितियों के अनुसार वो नीतियां हमेशा बदलती गई। तो 1740 से लेकर के 1947 तक उन नीतियों ने कैसे काम किया है, तो 5 मुख्य अलग अलग नीतियां हैं जिनके माध्यम से हम इस पूरे चैप्टर को समझेंगे। तो सर्वोच्च सत्ता की बात अगर की जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर हम सर्वोच्च सत्ता की बात की जाए अगर, तो एक तरफ उत्तराधिकार को लेकर के बातें हो रही थी, आंतरिक प्रशासन इसको लेकर के बातें हो रही थी, विदेश नीति कैसी थी उस समय, फॉरेन पॉलिसी ब्रिटिश सरकार की थी, इस पर बात हो रही थी, और रक्षा। तो ये 4 ऐसे मुद्दे थे जिस पर सर्वोच्च सत्ता जो है कायम थी महारानी की भारत में। यही 4 ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर के काफी चर्चा होती थी, और रियासतों के प्रति इन नीतियों में बड़ी भूमिका इनकी थी। मुख्य ऐतिहासिक स्रोत क्या है जो ये हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, इसमें जो किताब के बारे में जो बताया गया है, तो के.एम. पनिक्कर की पुस्तक का नाम है ब्रिटिश पॉलिसी, जो आपका टूवर्ड्स इंडिया इंडियन स्टेट्स, और एक किताब का नाम आपको है बी जो है ली वार्नर की है, नेटिव स्टेट ऑफ इंडिया। इन 2 पुस्तकों के माध्यम से रियासतों के प्रति ब्रिटिश सरकार की क्या नीति थी, उन नीतियों को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है, जिसको हम एक एक करके यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, लिखा है कि विकास के 5 चरण थे, एक साम्राज्यवादी ब्लूप्रिंट यह है। याद रखिएगा, जो ये 5 चरण है, इन्हीं 5 चरणों में ब्रिटिश सरकार ने देशी रियासतों के प्रति जो नीति अपनाई थी, तो नीति जो अपनाई थी, जरा उनको अगर हम इस जो है डायग्राम के माध्यम से अगर समझें, तो जो पहली नीति क्या थी, याद रखिएगा, नंबर 1 नीति क्या थी, संघर्ष का काल था। 1740 से 1765 के बीच में संघर्ष का काल था। तो इसी काल में प्लासी का युद्ध हुआ, इसी काल में बक्सर का युद्ध हुआ, इसी काल में जो है अगर देखा जाए तो इलाहाबाद की संधि हुई, इसी काल में द्वैत शासन लागू हुआ 1765 तक। तो बराबर का दर्जा प्राप्त करने की नीति थी ब्रिटिश सरकार की, क्योंकि अभी हमारे यहाँ ये आए थे और व्यापार इस्टेब्लिश कर रहे थे। तो उस समय देशी राजाओं के साथ, चाहे बंगाल के नवाब हो, चाहे मैसूर हो, चाहे आपका हैदराबाद हो, इन सबके साथ, मराठों के साथ जो संघर्ष हो रहा था, तो संघर्ष काल ये था, और अपने आप को रियासतों के बराबर करने का प्रयास कर रहे थे। क्योंकि जब ये आए थे तो सेना लेकर नहीं आए थे, ये व्यापार करने आए थे, व्यापारिक कंपनी के रूप में आए थे। अब यहाँ संघर्ष करना था, और संघर्ष करके देशी राजाओं के बराबर पहुंचना था। तो बराबर का दर्जा प्राप्त करने का प्रयास किया ब्रिटिश सरकार ने इस फेज में। कब?
1740 से 1765 के बीच में तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और ये मेंस में क्वेश्चन लिखने को आता है। ये भी याद रखिएगा कि जो है संघर्ष का जो काल था 1740 से 1765 के बीच में, उसमें जो है क्या क्या चीजें हुई थी, इन चीजों को लेकर के क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। फिर क्या हुआ, अगला आपका घेरे की नीति आई 1765 से लेकर के और 1813 के बीच में घेरे की नीति आई। अब ब्रिटिश सरकार का यह नीति थी कि उसे क्या कहते हैं, इसे हम रिंग फेस कहते हैं, बफर स्टेट, अर्थात इस काल में जो राज्य ज्यादा मजबूत हो उनको घेरने की नीति आई, उनको जल्द से जल्द कब्जा करने की नीति आई। तो 1765 से 1813 के बीच में घेरे की नीति के तहत मैसूर पे कब्जा किया, इसी नीति के तहत मराठों पे कब्जा किया, इसी नीति के तहत जो है अन्य राज्यों पर कब्जा किया, सिंध पर कब्जा किया। तो घेरे की नीति कब चली थी, 1765 से 1813 के बीच में। फिर इतिहास थोड़ा और आगे बढ़ता है, अधीनस्थ पृथककरण की नीति, रियासतों का जो अलगाव की नीति लाई गई और विलय की नीति लाई गई। अब इस काल में क्या किया, जो आपका रियासतें थी उनको अधीनस्थ माना गया, अब ये अपर हो गए और उनको लोअर माना गया और किसी भी तरीके से रियासतों को विलय करने की नीति शुरू हो गई कि उन्हें ब्रिटिश सरकार में मिला लिया जाए। ये नीति 1813 से लेकर के 1857 तक चली। इसके बाद आता है अधीनस्थ, जो है आपका जो है संघ और सहयोग की नीति शुरू हुई। इस नीति में अगर देखा जाए तो 1858 से 1935 तक ये नीति चली। क्राउन का सीधा नियंत्रण था। इस काल में जो आपका जो 1857 के विद्रोह के बाद जब ये नीति लागू की गई, कौन सी, अधीनस्थ जो है आपका क्या कहते हैं संघ और सहयोग की नीति लागू की गई, तो क्राउन का सीधा नियंत्रण इसलिए था क्योंकि महारानी का अधिकार हो गया भारत पर। अब महारानी के तहत शासन चलाया जा रहा है क्योंकि कंपनी यहां समाप्त हो गई 1857 विद्रोह के बाद 1858 का जब अधिनियम लाया गया। अब अधीनस्थ सहयोग की नीति हो गई कि महारानी ने घोषणा किया था कि अब आगे से हम किसी भी देशी रियासत पर कब्जा नहीं करेंगे, तो क्या नाम दिया गया, संघ और सहयोग की नीति, अर्थात हम रियासतों का सहयोग करेंगे और सहयोग लेंगे। ठीक है। इसके बाद बराबर के संघ की नीति कब आई, 1935 से 1947 तक अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव रखा गया था। जब 1935 के अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय जो एक राज्य स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया था, उसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत थे और देशी रियासतों को शामिल किया गया, तो देशी रियासत भी ब्रिटिश राज्य के बराबर दर्जा मिल गया। इसलिए नाम क्या पड़ गया बराबर का दर्जा की नीति पड़ गया, बराबर के संघ की नीति पड़ गया। देखिएगा 1935 से 1947 तक। तो याद रखिएगा इन्हीं 5 नीतियों के माध्यम से रियासतों के साथ ब्रिटिश सरकार के जो संबंध थे उनको एक एक करके हम यहाँ पे जानेंगे इन्हीं 5 चरणों में। तो ये कार्यकाल से जुड़े हुए मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से प्री में क्वेश्चन आता ही है, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से जरूर देखिएगा। हमारा बैच शुरू हुआ है, यूपी का और बिहार दोनों का बैच शुरू हो चुका है। समाधान बैच बिहार का चल रहा है, यूपी का बैच शुरू हो चुका है। तो आप लोग जो है ये ज्वाइन कर सकते हैं, दिए गए नंबर पे कॉल करके आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे देखेंगे कि कौन कौन चरण है। तो पहला चरण है आपका संघर्ष का काल। 1740 से 1765 के बीच में संघर्ष का काल था। इसमें अपने आप को ब्रिटिश रियासतों के बराबर लाना चाहते थे, याद रखिएगा ब्रिटिश सरकार। तो इसी काल में याद रखिएगा 1740 में कर्नाटक युद्ध से पूर्व की देखा जाए तो दृष्टिकोण मात्र व्यापारिक, कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं थी। तो 1740 के पहले देखा जाए तो ये केवल व्यापार करने आए थे, इनका राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं थी। लेकिन जब भारत के रियासतें इनको व्यापार करने से अपने अपने क्षेत्रों में रोकने लगी, तब इनका उद्देश्य हो गया कि नहीं, राजनीतिक हस्तक्षेप शुरू करो। तो 40 के पहले अगर देखा जाए, कर्नाटक युद्ध से पहले देखा जाए तो, क्योंकि कर्नाटक युद्ध कब हुआ था, 1746 से शुरू हुआ था, तो कर्नाटक युद्ध से पहले देखा जाए तो इनका मात्र उद्देश्य क्या था, व्यापार करना, और कोई उद्देश्य नहीं था। लेकिन जब समय बदलता गया तो 1765 के पश्चात इलाहाबाद की संधि हुई और कंपनी अन्य भारतीय शक्तियों के समान एक क्षेत्रीय राजनीतिक शक्ति के रूप में क्या हुआ, स्थापित होने लगी। अब देखो कंपनी का शासन कैसे धीरे धीरे क्या हुआ, फैलना शुरू हुआ। अब आप समझ सकते हैं कि 1765 के पश्चात अगर कहा जाए तो कंपनी सीधा हस्तक्षेप करना शुरू किया, और पहले कहा जाए तो व्यापार कर रहे थे। तो याद रखिएगा जो ये चरण है 1740 से 1765 के बीच में, तो संघर्ष का काल था। इसमें अलग अलग युद्ध हुए और अपने आप को बराबर करने का प्रयास किया गया देशी रियासतों के साथ कि हम भी व्यापार करने नहीं आए हैं,
व्यापार के साथ साथ हम राजनीति भी अब यहाँ शुरू करेंगे, क्योंकि संघर्ष काल शुरू हो गया था, अपने आप को बराबर रखना था इस काल में। तो इस काल में जो घटनाएं घटी, आप समझ सकते हैं कि इस काल में मुख्य रूप से देखा गया तो अपने आप को बराबर करने के लिए और व्यापार से राजनीति की ओर महत्वाकांक्षा की क्या होगी, लगातार बढ़ने लगी, और 1765 तक अपने आप को राजनीतिक रूप से स्थापित करना शुरू कर दिया। फिर आते हैं घेरे की नीति शुरू हुई, और जो घेरे की नीति शुरू हुई इसे हम कहते हैं रिंग फेस की नीति कहते हैं। 1765 से 1813 के बीच में घेरे की नीति शुरू हुई। आप जाके प्रीवियस ईयर पेपर देखिएगा, ये क्वेश्चन कम से कम अलग अलग एग्जामों में 20 बार आ चुका है कि घेरे की नीति कौन बनाया था, वारेन हेस्टिंग। इसका काम ही था कि जो है घेरे की नीति के तहत अलग अलग राज्यों पे कब्जा किया जाए। कैसे किया जाएगा बताता हूं मैं अभी। तो घेरे की नीति शुरू किया, याद रखिएगा 1765 से 1813 के बीच में देसी रियासतों के साथ इस नीति का पालन किया। इसका मुख्य जो है वास्तुकार कौन था जिसने इस नीति को बनाया था, आपका वारेन हेस्टिंग है। यह क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। इसका मूल रणनीति क्या थी इस नीति की, घेरे की नीति की, कि अपने पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की रक्षा करना ताकि अपनी सीमाएं सुरक्षित रहें। पड़ोसी की रक्षा ही स्वयं की रक्षा है, इस नीति के अनुसार चला गया। अब जरा इस डायग्राम को देखिए, यह कंपनी का शासन सुरक्षित है, और कंपनी के बाहर अगर कोई राज्य है, मान लो एक राज्य है अवध, तो अवध राज्य की सुरक्षा करो, अपनी नहीं, बगल वाले राज्य की सुरक्षा करो। अब ये घेरा है, इस घेरे की सुरक्षा करो जिससे हम सुरक्षित रह सके। साफ साफ लिखा है कि अपने पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की रक्षा करना ताकि अपनी सीमाएं सुरक्षित रह सके। तो पड़ोसी की रक्षा ही स्वयं की रक्षा है, इस नीति का मूल मंत्र था। अब इस अपने राज्य को बचाए रखने के लिए हम बफर जो स्टेट होते थे, जो हमारे पड़ोसी राज्य थे, हम वहां पे क्या करते थे, उनसे समझौता कर लेते थे और उनकी सुरक्षा करते थे। तो उसके बहाने हमारी सुरक्षा अपने आप हो जाती थी। तो चाहे अफगानों से हो, चाहे मराठों से हो, इन सबसे जो है अंग्रेज अपने आप को बचा करके ऐसे ही रखते थे। छोटे छोटे राज्यों को उनकी सुरक्षा करते थे और उनके बहाने अपने राज्य को बचा के रखते थे। जिसको नाम क्या दिया गया, घेरे की नीति नाम दिया गया। यही आपका घेरे की नीति है। और याद रखिएगा एक शब्द यहां पर आया है, बफर स्टेट। बफर स्टेट क्या होता है, इसी को क्या कहते हैं, अंतः स्थल राज्य कहते हैं। ये होते क्या है, जब दो बड़े राज्य हो और दो बड़े राज्य के बीच में कोई छोटा सा राज्य हो तो बफर स्टेट कहलाता है, जो दोनों के बीच में शक्ति संतुलन को बनाए रखता है। जैसे अगर एक एग्जांपल आज की बात करें तो भारत और चीन के बीच में नेपाल और भूटान क्या है, छोटे छोटे बफर स्टेट हैं, जो डायरेक्ट सीमा को नहीं छूने देते हैं। इससे जो है क्या होता है कि हमें इनके साथ संबंध बनाना बहुत जरूरी हो जाता है बफर स्टेट के साथ। अगर इनका झुकाव इधर हो गया तब दिक्कत, और इनका झुकाव हमें तरफ हो गया तो हमें अच्छा लगेगा, हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो यही नीति, याद इसी को बफर स्टेट कहते हैं। तो नेपाल और भूटान बफर स्टेट के रूप में है हमारे और चाइना के बीच में। उसी तरह से याद रखना, वारेन हेस्टिंग ने बफर स्टेटों का निर्माण करना शुरू किया कि बीच बड़े जो राज्य हैं, जैसे मराठा, अफगान, जो बड़े राज्य हैं, और हमारा जो ब्रिटिश साम्राज्य, उनके बीच में कुछ बफर स्टेटों की सुरक्षा करो, उनको घेर के रखो। इसीलिए घेरे की नीति नाम दिया गया, जिसके माध्यम से हमारी सुरक्षा हो सके, ये इंपॉर्टेंट है। तो अपनी सुरक्षा के लिए इन्होंने ये काम किया था। यह नीति पृथ्वी को, याद रखना, लॉर्ड सेलिसबरी ने एक लाइन इसी नीति के बारे में एक लाइन क्या कही थी कि यह नीति पृथ्वी को मंगल ग्रह के आक्रमण से बचाने के लिए चंद्रमा की सुरक्षा की भांति है। जैसे मंगल ग्रह ये है और पृथ्वी ये है, और पृथ्वी के चारों तरफ कौन घूमता है, चंद्रमा। तो चंद्रमा की सुरक्षा करो, पृथ्वी सुरक्षा अपने आप हो जाएगी। जब मंगल ग्रह का आक्रमण अगर पृथ्वी पे होता है तो ठीक स्थिति ये है कि जो पृथ्वी हमने बनाया, ये आपका ये ब्रिटिश साम्राज्य हो गया, और जो बाहर के आक्रमण मराठा या जो और राज्य हो गए, और बफर स्टेट के रूप में अवध हो गया। तो आप देख सकते हैं कैसे इसी नीति के तहत जो है अंग्रेजों ने अपने राज्य को बचाए रखा और देसी रियासतों के साथ अपने अलग अलग संबंध बनाए रखे। याद रखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण है। घेरे की नीति का संबंध वारेन हेस्टिंग्स से है, ये बात याद रखना, कई बार क्वेश्चन आया हुआ, जाके प्रीवियस ईयर पेपर देखिएगा। घेरे की नीति के तहत 1765 से 1813 के बीच में इस नीति का पालन किया गया, और कई राज्य ऐसे ही सुरक्षित अंग्रेजों ने अपने आप को बनाए रखा, बचाए रखा, और इस नीति का पालन करते हुए ही वो आगे बढ़ते चले गए। आगे बढ़ते हैं।
आक्रामक विस्तार, वेलेज़ली की सहायक संधि। लॉर्ड वेलेज़ली की सहायक संधि थी। सहायक संधि का जो उद्देश्य था, इसमें एक कहावत है, कहा जाता है कि लॉर्ड वेलेज़ली ने कहा था कि बिना एक रक्त खून बहाए हम ब्रिटिश जो भारत के राज्य हैं उन पर कब्जा करके ब्रिटिश राज्य का विस्तार कर सकता हूं। तो इस नीति का को रिप्लेस कहां पे किया गया था, तो सर जॉन सोर की अहस्तक्षेप की नीति का अंत किया गया। सर जॉन सोर, याद रखिएगा, जब ये थे तो इन्होंने इस नीति को अपनाया था कि हम जो आपके देसी रियासतें हैं उनके साथ अहस्तक्षेप की नीति अपनाएंगे, कोई हम इनके साथ इन्वॉल्वेशन नहीं रखेंगे। लेकिन इस नीति को खत्म करके इसने सहायक संधि लाया। लॉर्ड वेलेज़ली की जो सहायक संधि का उद्देश्य क्या था कि देशी रियासतों को अपनी रक्षा के लिए कंपनी पर पूरी तरह से निर्भर करना था। तो सहायक संधि है क्या, ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए भारत के अलग अलग देशी राजा हैं, चाहे से आपके निजाम हो गए, मराठा हो गए, अवध हो गया, ऐसे बहुत सारे राज्य थे उस समय। तो सहायक संधि के तहत वेलेज़ली ने एक प्रस्ताव रियासतों के सामने रखा कि आपकी जो सेना है, आप अपनी सेना को हटा दीजिए, हमारी आधुनिक सेना आपके राज्य में रहेगी, हम आपकी सहायता करेंगे और हमारी सेना ही आपके लिए युद्ध लड़ेगी, ठीक है। और हमारी सेना रहेगी और उसका जो अधिकारी होगा वो रेजिडेंट कहलाएगा। रेजिडेंट आपके दरबार में भी रहेगा और वो दरबार में जो डेली काम काज होता है उसमें भी इन्वॉल्व हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सेना रहेगी और इसी के तहत हम आपकी रक्षा करेंगे। तो लिखा क्या है, देशी रियासतों को अपनी रक्षा के लिए कंपनी पर पूरी तरह से निर्भर करना। तो एक दो बार जब कहीं युद्ध हुआ तो उन देशी राजाओं को भी लगा कि हम फालतू का अपनी सेना पैसा खर्च कर रहे हैं, हमें केवल क्या करना है, किराया दे देना है और हमारी रक्षा के लिए कंपनी खुद सेना हमारे राज्य में लाके रख देगी और हम आराम से रहेंगे और हमें जो है हमारी रक्षा होती रहेगी। लेकिन हमारे देश के राजाओं को यह नहीं पता था कि जो बात इस राजा से किया है, राज्य से किया गया, वही बात उस सबसे किया है, अर्थात जितने भी देशी राजा हैं सबसे सहायक संधि की गई है। अब हर जगह पर ब्रिटिश सेना अगर रहेगी तो क्या ब्रिटिश सेना आपस में युद्ध लड़ेगी? नहीं लड़ेगी, क्योंकि हर जगह ब्रिटिश सेना ही है। अब राजाओं के बीच कितना भी विवाद क्यों ना हो जाए, ब्रिटिश सेना नहीं जाएगी लड़ने, क्योंकि हर जगह ब्रिटिश सेना ही है। अब ब्रिटिश सेना इस जो है यहाँ क्यों आई, एक उद्देश्य यह था कि जो आपके अंग्रेज थे उनकी बड़ी बड़ी सेनाएं थी, सेनाओं को रखने के लिए बंकर बनाना पड़ता, सेनाओं को रखने के लिए अलग व्यवस्था करनी पड़ती। तो अंग्रेजों ने कहा कि व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है, इसी सहायक संधि के तहत अपनी बड़ी बड़ी सेनाओं को इन्हीं राजाओं के किलों में रखो। जो आज लाल किला हमारा है दिल्ली का, उसमें आप कभी जाओगे तो उसका 1/3 भाग सेना के अधिकार में है आज भी, क्योंकि वहां पे सेना आज भी वहां रहती है। ऐसे बहुत सारे देशी रियासत आज भी हैं जो परंपरागत रूप से आज भी भारत की सेनाएं वहां पर रहती हैं। तो सेनाओं को रखने के लिए क्या मिल गया, स्थान मिल गया। इस बात से देशी राजाओं को पता ही नहीं था, अनजान थे। दूसरा, वो सबसे बात करके रखे हैं तो युद्ध किसी कीमत पर होगा नहीं। तीसरा, एक रेजिडेंट आपके दरबार में बैठेगा तो आप जब दरबार में कोई कामकाज करेंगे तो आप अंग्रेजों के खिलाफ कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि बगल में बैठा हुआ रेजिडेंट। अब ऐसी स्थिति में आप उसके सामने आप उसी की बुराई नहीं कर सकते ना। तो इस तरह से धीरे धीरे रेजिडेंट क्या किया, ये देखता था कि कैसे राजा कमजोर हो। जैसे राजा कमजोर होता था, उत्तराधिकारी कमजोर होता था, वैसे राज पर हड़प लेते थे। अब रेजिडेंट ही उस राज्य का मालिक बन जाता था। अब सेना भी उसी के पास है, सेना इनके पास राजा के पास है ही नहीं। तो इस तरह से बहुत गुप्त तरीके से, बहुत अच्छी पॉलिसी के तहत लॉर्ड वेलेज़ली ने बिना खून बहाए सहायक संधि के तहत, याद रखना, देशी राजाओं को पंगु बना दिया और उन्हें एक एक करके ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। तो जो सहायक संधि, याद रखिएगा, लॉर्ड वेलेज़ली की है, वो यही थी कि जो है देशी रियासतों को अपनी रक्षा के लिए कंपनी पर निर्भर करना, उन्हें किराए की सेना देना, और जब वो किराए की सेना ले लेंगे, अपनी सेना खत्म कर देंगे, तब धीरे धीरे इनके राज पर हम क्या करेंगे, अधिकार करेंगे। तो लॉर्ड वेलेज़ली इस मामले में क्या हुआ, सफल हो गया। लिखा है जॉर्ज बालो ने क्या कहा था 1803 में, कोई भी भारतीय रियासत ऐसी नहीं रहनी चाहिए जो अंग्रेज शक्ति पर निर्भर ना हो। किसके तहत, सहायक संधि के तहत, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा।
सहायक संधि का अगर हम कहा जाए तो सहायक संधि 1700 जब 99 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया, तो याद है सबसे पहले हैदराबाद के साथ ही किया गया। 1799 में हैदराबाद के साथ ही सबसे पहले जो है इस संधि का प्रयोग किया गया और सहायक संधि के तहत हैदराबाद को ही पहली बार मिलाया गया। 1799 में मैसूर को तंजौर को मिलाया गया, 1801 में अवध को मिलाया गया, 1802 में बसीन की संधि के तहत पेशवा को मिलाया गया। तो इन संधियों के तहत किन किन राज्यों पर अधिकार किया गया, ये लिखा गया। सबसे पहली बार हैदराबाद को ही मिलाया गया है सहायक संधि के तहत। ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अधीनस्थ पृथककरण की नीति लागू की गई 1813 से लेकर 1857 के बीच में। इसकी रणनीति क्या थी? रियासतों को ब्रिटिश अधीन रहते हुए एक दूसरे से पूर्णतः अलग थलग कर देना। याद रखिएगा, जैसे जो रियासतें हैं वो ब्रिटिश शासन के अधीन रहेंगी, लेकिन फिर भी वो पृथक रहेंगी, वो अलग थलग रहेंगी। एक दूसरे से क्या करना है? पूर्णतः अलग थलग रखना है, और अर्थात एक दूसरे को लड़ाते रहना है। एक दूसरे को इतना लड़ाओ कि वो एक राज्य दूसरे राज्य से नफरत करता रहे, और लेकिन दोनों राज्यों पर ब्रिटिश अधीनता बनी रहे। दोनों आपस में लड़ते रहे, कोई मतलब, लेकिन हमारे नियंत्रण में दोनों रहेंगे। तो याद है ना, अधीनस्थ पृथक्करण की नीति अपनाई गई। हम उनको अधीनस्थ भी करेंगे, अपने साथ रखेंगे, लेकिन दोनों को आपस में हम लड़ाते रहेंगे। ठीक, ये लॉर्ड हेस्टिंग का अग्रगामी दृष्टिकोण था। याद रखिएगा, किसका? लॉर्ड हेस्टिंग का। तो एक वारेन हेस्टिंग भी है, एक लॉर्ड हेस्टिंग है। वारेन हेस्टिंग घेरे की नीति का पालन किए थे, और लॉर्ड हेस्टिंग का अग्रगामी दृष्टिकोण यही था, अधीनस्थ पृथक्करण की नीति। इनको पहले अपनी ओर मिलाओ और इनको आपस में लड़ाते रहो। क्या है ये? मराठों की अंतिम पराजय हुई। मध्य भारत, काठियावाड़ की 145 और राजपूताना की 20 रियासतों का विलय इसी के तहत किया गया। 1816 में नेपाल से सुगौली की संधि की गई। कुमाऊं गढ़वाल का विलय कर लिया गया। तो कुमाऊं और गढ़वाल जो नेपाल के अधिकार में, राजा के अधिकार में था, वो अंग्रेजों ने ले लिया। ठीक है, इसके बाद फिर इतिहास थोड़ा और आगे बढ़ा, तो लॉर्ड हेस्टिंग 1813 में था, लॉर्ड हेस्टिंग, और 1857 तक इसमें डलहौजी भी आता है। इसी में आपका जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक भी आते हैं। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक के अधीन कौन कौन से राज्य कब्जा किए गए इस नीति के तहत, पृथक जो है अधीनस्थ पृथक नीति के तहत? तो मैसूर 1813 में, कछार 1832 में, दुर्कुर्ग 1834 में, और जयंतिया 1835 में। ऐसे छोटी छोटी रियासतों को लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अपना लिया, उनको मतलब अपने राज्य में, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा, इस नीति का पालन करते हुए भारत के राजाओं को आपस में लड़ाना और दोनों को अपने कंट्रोल में रखना, यही अधीनस्थ पृथक्करण की नीति थी। आगे बढ़ते हैं। आक्रामकता का चरम, लॉर्ड डलहौजी के 3 अस्त्र क्या थे? लॉर्ड डलहौजी का भी समय यही है, याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी का भी समय यही है। लॉर्ड डलहौजी 1848 में आया था, 1856 तक था। तो अधीनस्थ पृथक्करण की नीति का पालन कौन कौन किया है? लॉर्ड हेस्टिंग ने भी किया है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भी किया है, और लॉर्ड डलहौजी ने भी किया है। तीनों ने इस नीति का पालन किया है। लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने जब आया तो इसने जो है राज्यों पर अधिकार करने के 3 अस्त्र निकाले, एक नहीं 3 अस्त्र। वो 3 अस्त्र क्या है? पहला अस्त्र क्या है? डलहौजी का साम्राज्य विस्तार का पहला अस्त्र क्या है? युद्ध के द्वारा। जो ना माने उन पर सीधा आक्रमण करो। तो पंजाब पर आक्रमण किया, राजा दलीप सिंह को पराजित किया, मैंने बताया था, पंजाब राज्य पढ़ाया था उसमें। तो 1849 में कब्जा कर लिया युद्ध के द्वारा पंजाब पर। सिक्किम पर 1850 पे कब्जा किया। लोअर बर्मा और पीगू पर 1852 पे कब्जा किया, और इन सबको ब्रिटिश साम्राज्य मिला लिया। तो बर्मा इसी समय भारत का हिस्सा था, 1935 में अलग हुआ। तो लॉर्ड डलहौजी ने युद्ध के द्वारा अपने पहले अस्त्र का उपयोग किया और युद्ध के द्वारा इन 3 राज्यों पर कब्जा कर लिया। ठीक, दूसरा अस्त्र निकाला कुशासन का आरोप लगाकर। जैसे कोई बहाना चाहिए लड़ाई करने का, लेकिन बहाना मिल नहीं रहा था, हम किस बहाने के तहत कब्जा करें? तो एक आरोप लगा दिया कि कुशासन का, अर्थात अवध की जनता, हैदराबाद की जनता को वहां के राजा परेशान कर रहे हैं, पूरे क्षेत्र में कुशासन फैला हुआ है, इसलिए हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इस राज्य पर कब्जा कर लें।
तो हैदराबाद का 1853 में, बरार को छीन लिया और अवध 1856 में विलय कर लिया। तो वाजिद अली शाह को कुशासन का आरोप लगा करके उनको मार दिया गया और कब्जा कर लिया अवध पर। तब जाकर के लखनऊ की बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह में अपने राज्य अवध को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया था, विद्रोह में शामिल हुई थी बेगम हजरत महल। 1856 में अवध पे कब्जा कुशासन का आरोप लगा के लिया गया था। किसने? डलहौजी ने लिया था, क्योंकि कोई बहाना मिल ही नहीं रहा था। तो कहा कि पूरे राज्य में कुशासन फैला हुआ है, इसलिए मैं इस राज्य पर कब्जा करूंगा। ठीक। इसके बाद लॉर्ड डलहौजी का जो तीसरा अस्त्र था, राज हड़प की नीति थी, गोद लेने की प्रथा को समाप्त कर दिया। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट कहते हैं इसको। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के तहत इसने क्या किया, इसे हम व्यक्तिगत का सिद्धांत भी कहते हैं। तो हड़प नीति के तहत गोद लेने की प्रथा को समाप्त किया। इसने ये पता लगाया कि भारत में ऐसे कौन से राजा हैं जिनके उत्तराधिकारी नहीं, और वो क्या करते हैं कि उत्तराधिकारी बनाए रखने के लिए दत्तक अर्थात किसी को गोद ले लेते हैं। तो गोद लेने की अगर प्रथा समाप्त कर देंगे तो बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिस पर हमारा नियंत्रण हो जाएगा, तो युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी वहां पर। तो याद रखना, शांतिपूर्ण विलय का सबसे घातक साधन यही था। तो झांसी जैसे जो राज्य थे, इसी हड़प नीति के तहत क्या हो गए, वो आपके ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए, और जो नहीं बने उनके साथ संघर्ष हुआ। याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी के तीन जो नीतियां, तीन जो अस्त्र हैं, ये इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इन सब चीजों को अच्छे से याद रखिएगा। इसीलिए मैंने एक चीज को डायग्राम के माध्यम से बताया हूं, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए और आप चीजों को आसानी से समझ सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट है, इसी को व्यक्तिगत का सिद्धांत कहते हैं, और इसी को क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं गोद लेने की प्रथा समाप्ति, राज हड़प नीति कहते हैं। तो याद रखिएगा, जो व्यक्तिगत का सिद्धांत था एक विधिक जाल था। डलहौजी का मानना था कि पूर्व के बजाय पश्चिमी शासन बेहतर है, अर्थात जो पृथ्वी पर पूर्वी जो क्षेत्र है, चाहे वो आपके फारसी हो, तुर्की हो, इंडियन हो, भारतीय हो, हिंदुस्तानी हो, सब बेकार है और पश्चिमी शासन ही सबसे बेहतर शासन है। स्वाभाविक पैतृक उत्तराधिकारी की बात आया तो राजकाज जारी रहेगा, इसके लिए हाँ। दत्तक पुत्र ग्रहण नहीं कर सकते, इसके लिए ना। उसने कहा कि दत्तक पुत्र आप नहीं ले सकते हैं, आप कामकाज चलाइए, जब आप मर जाएंगे, आपका उत्तराधिकारी कोई नहीं रह जाएगा, तब मैं आपके राज पर क्या कर लूंगा, अधिकार कर लूंगा। तो हिंदू कानून के तहत वैध, परंतु डलहौजी का परम अधिकार था लागू करना। उसने अनुमति अस्वीकृत, राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो जाना था। अगर कोई उत्तराधिकार नहीं रह जाता तो राज्य में सीधा क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा। हड़प नीति, तो हड़प नीति का जो पहला प्रभाव, पहला जो गाज गिरी विलय का क्रम देखा जाए तो 1848 में सतारा। याद रखिएगा, सहायक संधि के तहत पहला राज्य हैदराबाद लिया गया था, और जो आपका व्यक्तिगत का सिद्धांत है, इसके तहत पहला राज्य सतारा को हड़पा गया 1848 में। लॉर्ड डलहौजी ने उस पर कब्जा कर लिया हड़प नीति के तहत। फिर इसके बाद 1849 में संभलपुर, जयपुर पर कब्जा किया गया। 1850 में बघाट पर कब्जा किया गया, सब क्वेश्चन आया हुआ है। और 1852 में उदयपुर पर, 1853 में झांसी पर, 1854 में नागपुर पर, इन सारे राज्यों पर कब्जा एक एक करके किस सिद्धांत के तहत, तो व्यक्तिगत अर्थात डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट सिद्धांत के तहत कब्जा कर लिया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता, पूछा जाएगा। तुलनात्मक विश्लेषण का किया जाए, घेरा बनाम पृथक्करण, घेरे की जो नीति थी और जो पृथक्करण की नीति थी, दोनों में क्या अंतर है, थोड़ा आगे फिर बढ़ेंगे, फिर दोनों को समझ लेते हैं। मापदंड क्या है, सुरक्षित घेरे की नीति जो शुरू हुई थी 1765 से 1813 के बीच में, और जो अधीनस्थ पृथक्करण की नीति थी 1813 से लेकर 1857 के बीच में, इन दोनों में क्या अंतर है, थोड़ा इसको देख लेते हैं। जो मुख्य नीतिकार था सुरक्षित घेरे की नीति का, लॉर्ड डलहौजी और बेलेजिली ने इसका पालन किया। दूसरी तरफ अधीनस्थ पृथक्करण की नीति का पालन किसने किया, अभी मैंने बताया, लॉर्ड हेस्टिंग, बेंटिंग और डलहौजी ने जो अधीनस्थ पृथक्करण नीति का पालन किया। मुख्य उद्देश्य क्या था, कंपनी के राज्यों की सुरक्षा रक्षात्मक था, अर्थात कंपनी के राज्यों की सुरक्षा करना है।
यहाँ क्या था, ब्रिटिश साम्राज्य का अधिकार विस्तार आक्रामक करके, अर्थात उस राज्य पर अधिकार करके उसे ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना ही लेना है। रियासतों की स्थिति क्या थी, बफर स्टेट की भूमिका इसमें थी, जो मैंने समझाया था। यहाँ पूर्णतः अलग थलग और अधीन करने की नीति थी, ये हमारे अधीन रहे लेकिन आपस में लड़ते रहे। ठीक, इसके बाद नियंत्रण का साधन क्या था, सहायक संधि, सेना का खर्च थोपना, हम सेना का खर्च लेंगे और रेजिडेंट रखेंगे, सहायक संधि के तहत हम कब्जा कर लेंगे। इस नीति का उद्देश्य क्या था, युद्ध करो, कुशासन का आरोप लगा दो। इसके बाद हड़प नीति के तहत, अर्थात जबरदस्ती राज पर कब्जा कर लो, इस नीति का पालन किया गया अधीनस्थ पृथक्करण की नीति में। परिणाम क्या हुआ, कंपनी एक प्रमुख शक्ति बनी और इसका परिणाम क्या हुआ कि 1857 के महाविद्रोह का जन्म हो गया। तो अगर ये नीति नहीं लाई गई होती तो 1857 के विद्रोह में बहुत सारे राज्य शामिल नहीं होते। बहुत सारे जो राज्य शामिल हुए हैं, या तो वो कुशासन के आरोप लगा करके ले लिए गए थे तब नाराज हो गए थे, या फिर हड़प नीति के तहत झांसी जैसे राज्यों पर कब्जा कर लिया गया, नागपुर राज्यों पर कब्जा कर लिया गया, इसलिए वो विद्रोह में शामिल हुए। तो परिणाम क्या मिला कि 1857 विद्रोह का जन्म में जो राजा नाराज थे अंग्रेजों से, इसी नीति के तहत, हड़प नीति के तहत नाराज थे, कुशासन के आरोप के तहत नाराज थे, तो उसका परिणाम 1857 के विद्रोह में देखने को मिला। ठीक है, तो याद रखना इन दोनों की तुलना करके, इसलिए हमें बता दिया मैंने, जिससे इस अंतर को आप समझ सके कि दोनों के बीच में क्या अंतर है, किन किन गवर्नर जनरलों ने किन किन पॉलिसी को अपनाया है और कैसे उनको आगे बढ़ाया है, इसलिए इनको जानना जरूरी था। इसलिए एक बार सोचा मैं कि आपको अंतर के अनुसार बताएंगे तो आपको चीजें आसानी से क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। अधीनस्थ संघ और सहयोग की नीति 1858 से और 1935 तक अपनाई गई। अधीनस्थ अर्थात अधीनस्थ संघ जो देशी रियासत है वो हमारे अधीन रहे और हम उनका सहयोग भी करेंगे, अर्थात महारानी ने कहा कि आगे से किसी भी देशी रियासत पर कब्जा नहीं किया जाएगा, बल्कि उनका सहयोग किया जाएगा, उनका सहयोग लिया जाएगा। ठीक है, और वो हमारे अधीन रहेंगे। इन राज्यों ने उस तूफान को रोकने का काम किया जिसका एक बड़ा झोंका हमें उखाड़ सकता था, लॉर्ड कैनिंग ने कहा 1857 की क्रांति के पश्चात कहा। याद रखिएगा, इन राज्यों ने उस तूफान को रोक लिया, अर्थात ऐसे कुछ राज्य थे जिन्होंने ब्रिटिश सरकार की बड़ी मदद की, जैसे ग्वालियर, जिसकी वजह से जो तूफान आया था 1857 विद्रोह रूपी, उसको दूर करने में बड़ी भूमिका निभाया और उसे उखाड़ सकता था लेकिन उसे रोक लिया। तो लॉर्ड कैनिंग ने यह बात कही थी, इसका मतलब कि देशी रियासतों ने जो सहयोग किया ये उसी का परिणाम था कि आगे से हम उन्हें अधीनस्थ संघ में शामिल करेंगे और सहयोग करेंगे, हम उन पर कब्जा नहीं करेंगे। ये महारानी का कहना था, लॉर्ड कैनिंग का विचार था, महारानी की नीति के तहत ये काम हुआ। अराजकता और विलय व्यवस्था क्या थी, हस्तक्षेप बंद कर दिया गया, अर्थात 1858 के अधिनियम द्वारा वंशानुगत शासन कायम किया गया, गोद लेने का अधिकार वापस दे दिया गया, बघाट उदयपुर लौटाए गए। अब आप समझो कि महारानी ने कहा कि अधीनस्थ संघ की नीति अगर अपनाएंगे तो पहले हम गोद लेने की प्रथा को समाप्त करो और राजाओं से यह कहो कि तुम्हारे राज्य हम वापस कर रहे हैं और भविष्य में तुम्हारा राज्य लेंगे ही नहीं। तो हस्तक्षेप क्या हो गया, बंद हो गया। अब देशी राजाओं के मामले में हस्तक्षेप ब्रिटिश सरकार नहीं करेगी, अर्थात उनका सहयोग लेगी। दूसरा, दंड का नया स्वरूप क्या था, विलय का, राज्य का विलय नहीं होगा बल्कि शासक को पदच्युत कर दिया जाएगा, अर्थात शासक को ही हटा दिया जाएगा, राज्य को नहीं विलय किया जाएगा। उदाहरण 1865-75 में बड़ौदा के मल्हार राव गायकवाड़ को हटा करके सयाजी को राव को बैठाया गया। उसी तरह से 1889 में कश्मीर, 1893 में मणिपुर में किया गया, अर्थात राज्य का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में नहीं होगा। अगर राजा हमारे खिलाफ काम करेंगे तो हम राजा को हटा के किसी दूसरे को बैठा देंगे जो हमारा समर्थक हो। ठीक है, इस नीति को अपनाया गया, ये दंड का प्रावधान किया गया। शाही प्रभुत्व क्या हुआ, 1876 का रॉयल टाइटल्स एक्ट, 1877 में लॉर्ड लिंटन द्वारा दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई और इसी के तहत जो है महारानी को भारत की सम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। अब आप समझ सकते हो कि किस पॉलिसी के तहत, कैसे कैसे पॉलिसी के तहत राजाओं के साथ व्यवस्था को, देशी राजाओं के साथ व्यवस्था को अपनाने का प्रयास किया। यहां से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल निगलेक्ट मत करना, इसको अच्छे से देख लेना। सर्वोच्चता का संस्थागत स्वरूप 1921 से 1929 के बीच में हुआ।
जो सर्वोच्चता का संस्थागत स्वरूप है, इसमें देशी राजाओं के लिए कुछ संगठन बनाए गए, उनको कुछ सम्मान दिया गया। जैसे नरेंद्र मंडल बनाया गया 1921 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जाके प्रीवियस ईयर पेपर देखिएगा, कम से कम 30 बार क्वेश्चन अलग अलग एग्जामों में आया हुआ है। नरेंद्र मंडल की स्थापना कब की गई थी, इसका अध्यक्ष कौन था, क्या था, कैसा था, पूछा गया है। तो नरेंद्र मंडल बनाया गया 1921 में। 1919 के अधिनियम के तहत स्थापित किया गया नरेंद्र मंडल को। अलग थलग रखने की नीति का पूर्णतः अंत कर दिया गया, अलग थलग नहीं रहेंगे, राजा सब एक साथ रहेंगे। कुलाधिपतियों की सूची क्या थी, 21 से 26 तक महाराज सर गंगा सिंह जो बीकानेर के इस पद पे रहे, नरेंद्र मंडल के पद पर उनको अध्यक्ष बनाया गया कुलाधिपति के रूप में। उन्होंने काम किया और देशी राजाओं को एक करने की भूमिका निभाई। तो अलग अलग लोगों ने इस नरेंद्र मंडल के अध्यक्ष के रूप में रहे। तो पहले जो थे उनको याद रखिएगा। और 1919 के अधिनियम के तहत इसको बनाया गया और राजाओं का एक संघ बना दिया गया नरेंद्र मंडल, जिसमें राजा अपनी समस्या को बता सकते हैं। राजा से हम सहयोग लेना होगा तो नरेंद्र मंडल की बैठक बुला लेंगे और राजा का सहयोग वहां पे ले लेंगे। इस पॉलिसी को अपनाया गया। बटलर समिति 1927 में बनाई गई बटलर समिति, ये भी देशी रियासतों के प्रति नीति से जुड़ी हुई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा था कि बटलर समिति का संबंध किससे है। अध्यक्ष कौन थे, सर हरकोर्ट बटलर थे। 16 राज्यों का दौरा किया और रिपोर्ट 1929 में दिया। तो बटलर समिति की स्थापना 27 में की गई 1900 और 1929 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दिया। कौन उसके अध्यक्ष थे, सर हरकोर्ट, याद रखिएगा। मुख्य निष्कर्ष क्या था, परम सत्ता और राज्यों के बीच संबंध सिर्फ समझौता नहीं बल्कि जीवित और बुद्धिशील संबंध है। ब्रिटिश परम सत्ता ही रियासतों की रक्षा करेगी, इस नीति को पालन करते हुए बनाया गया। तो अगर पूछा जाए बटलर समिति का संबंध किससे है, तो देशी रियासतों ब्रिटिश सरकार के बीच में संबंध को और मजबूत करने के लिए इस समिति का निर्माण किया गया था। इसको याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। पांचवी नीति है बराबर के संघ की नीति, अर्थात अब जो देशी रियासत है और जो ब्रिटिश सरकार के राज्य है दोनों बराबर है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। 1935 से लेकर 1947 तक बीच इस नीति का अपनाया गया। क्यों अपनाया गया, इस नीति को अपनाने के पीछे उद्देश्य क्या था कि जो भारत के कांग्रेस जैसी जो पार्टियां थी वो राष्ट्रीय आंदोलन कर रही थी। अब राष्ट्रीय आंदोलन में देशी रियासतें जो थी, ये रियासतें बहुत कम हस्तक्षेप करती थी। एक आध दो रियासत हस्तक्षेप कर दिया तो कर दिया, नहीं करती नहीं थी। तो अंग्रेजों को लगा कि अगर इन रियासतों को अगर हम अपनी ओर मिला लें और उनको हम बराबर का दर्जा दे दें तो यह राष्ट्रीय आंदोलन की ओर नहीं जा पाएंगे, तो राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर हो जाएगा। जरा देखो उद्देश्य क्या लिखा है, राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए राजाओं को अपने पक्ष में बनाए रखना तुष्टीकरण, अर्थात तो अपने राजाओं को अपनी ओर मिलाए रखने के लिए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें बराबर का दर्जा दे दिया। अब जरा इस तराजू को देखो कि ब्रिटिश भारत और देसी राजा लगभग बराबर हो गए और देसी राजाओं का वैल्यू बढ़ गया, इनका वेट बढ़ गया। आप समझ सकते हैं क्यों, क्योंकि इन्हें हम किसी भी कीमत पर राष्ट्रीय आंदोलन की ओर नहीं जाने देना चाहते हैं, ये तो और मजबूत हो जाएगा। इसीलिए देशी रियासतों को 1935 के अधिनियम के तहत एक संघ में शामिल करने का प्रस्ताव भी रखा गया था। तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव था। तो ऑल इंडिया जो यूनियन बनाने का प्रस्ताव था, तो अखिल भारतीय जो परिषद था इसमें याद रखिएगा दो लोगों को शामिल करना था, जो आपके ब्रिटिश प्रांत थे और जो आपके देशी रियासतें थी, उन देशी रियासतों को भी याद रखिएगा, ये लिखा है देशी रियासतों को भी इसमें शामिल करने का प्रस्ताव था। तो अखिल भारतीय संघ का मतलब है कि दोनों हम बराबर हो गए, आपका जितना मेरा महत्व उतना महत्व आपका भी हो गया। राजाओं का संघ में प्रवेश पूर्णतः वैकल्पिक रखा गया कि राजा चाहे शामिल हो चाहे शामिल ना हो। अब विकल्प राजा के पास अगर दिया जा रहा है, इसका मतलब हमारे पास हमारी कुछ हैसियत बढ़ गई है। विधायिका में असंगत प्रतिनिधित्व था। निचला सदन में 375 में से 125 स्थान रियासतों के लिए बना दिया गया। अब रियासतें बिना चुनाव के भी जाकर के बैठ सकती हैं संसद में। उच्च सदन की बात करें, जिसे हम आज राज्यसभा कहते हैं, 260 में से 104 स्थान रियासतों के लिए बना दिया गया। अब आप समझो कि 260 में से 104 रियासत, यहाँ 375 में से 125 रियासतों के लिए सीट फिक्स कर दी गई। बिना चुनाव के ही वहां के प्रतिनिधि जाकर के वहां संसद में बैठ सकते हैं।
विधायिका में बैठ सकते हैं, कानून बनाने में हस्तक्षेप कर सकते हैं, कानून बनाने में सहयोग कर सकते हैं। इसलिए नाम क्या दिया गया, बराबर के संघ की नीति का पालन किया गया 1935 से 1947 के बीच में। रियासतों को बहुत महत्व दिया जाने लगा ब्रिटिश सरकार के द्वारा कि राष्ट्रीय आंदोलन में किसी तरीके से वो शामिल न होने पाए। हस्तक्षेप का वक्र 200 वर्षों का एक रणनीतिक सारांश अगर हम देखते हैं तो 40 से लेकर के, और याद रखना 1740 से 1760 तक मात्र व्यापार की नीति थी इनकी। 60 से लेकर के अचानक से जो है लगभग 1813 तक बफर स्टेट की संधि की नीति थी। इसके बाद अचानक से हड़प नीति, पूर्णतः विलय की नीति अपनाई गई 56 तक। फिर 1857 का विद्रोह हुआ, और फिर विद्रोह के बाद जो है अधीनस्थ संघ की नीति अपनाई गई, संस्थागत नियंत्रण की नीति अपनाई गई। तो इस ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं कि देशी रियासतों के साथ ब्रिटिश सरकार का जो हस्तक्षेप का, नियंत्रण का जो तरीका था वो कैसा था। इसको आप समझ सकते हैं समय के साथ इस एक ग्राफ के माध्यम से आप चीजों को समझाया गया है। आप समझ सकते हैं कि कैसे अलग अलग नीति का पालन किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि मास्टर एक सारांश देखते हैं, सर्वोच्च सत्ता का विकास क्रम अगर देखा जाए तो संघर्ष का काल एक समरी के रूप में, जो मैंने आपको पढ़ाया एक समरी के रूप में देखा जाए तो संघर्ष का काल 1740 से 1765 तक। क्लाइव मुख्य नीतिकार क्लाइव था इसका संघर्ष काल का। व्यापार से क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उदय, इलाहाबाद की संधि किया इसने। सुरक्षित घेरे की नीति याद रखिएगा 1765 से 1813 तक अपनाया गया। वारेन हेस्टिंग और बेलेजली इसका पालन करता था। बफर स्टेट का निर्माण करना और रक्षा के बहाने सहायक संधि करना, ये था। अधीनस्थ पृथक्करण नीति 1813 से लेकर 1857 के बीच में। लॉर्ड हेस्टिंग और विलियम बेंटिक और डलहौजी ने इसका पालन किया। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। रियासतों का अलगाव, युद्ध, कुशासन और व्यक्तिगत सिद्धांत द्वारा पूर्णतया रियासतों को मिला लेना। फिर अधीनस्थ संघ की नीति अपनाई गई, सहयोग की नीति 58 से 1935 तक। कैनिंग, लिटन और कर्जन ने अपनाया इसको। विलय बंद कर दिया गया। परम याद रखिएगा जो विलय होता था उस विलय को बंद कर दिया गया। परम सत्ता स्थापित की गई, नरेंद्र मंडल का गठन किया गया। बराबर संघ की नीति 1935 से 1947 तक थी। 1935 के अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ में रियासतों को वैकल्पिक प्रवेश का दर्जा दे दिया गया। तो इस तरह से अलग अलग नीति के तहत ब्रिटिश सरकार ने रियासतों को अपनी ओर मिलाया, कभी लड़ाया, कभी उनको एक किया, कभी उनको अलग किया, ऐसे नीति के तहत काम किया। तो रियासतों के प्रति जो ये 5 तरीके अपनाए गए थे, इनको याद रखिएगा। ये कब अपनाए गए थे, इसको किसने अपनाया, क्या परिणाम निकला, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो आप इसको पूरा अच्छे से देखिएगा। कहीं कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दे दिया जाएगा। मॉडर्न इंडिया में एक नए चैप्टर को देखेंगे, ब्रिटिश भारत की सीमांत कूटनीति क्या थी, अर्थात ब्रिटिश भारत के जो देशी रियासत थे उसके अलावा जो भारत के पड़ोसी राज्य थे उनके प्रति ब्रिटिश सरकार की क्या नीति थी। जैसे अगर ब्रिटिश सरकार को अगर बात करते हैं तो उनका सिंध के साथ क्या संबंध था, सिंध का विलय कैसे किया उन लोगों ने। अफगानिस्तान के साथ क्या संबंध था, अफगानिस्तान को लेकर ब्रिटिश सरकार ने 2 युद्ध लड़े हैं, पहला अफगान युद्ध, दूसरा अफगान युद्ध, इसको देखना है। इसके अलावा नेपाल के साथ क्या इनका संबंध रहा है, सगौली की संधि कैसे हुई थी ये देखना है। सिक्किम के साथ क्या संबंध रहा है और बर्मा के साथ क्या संबंध रहा है, ये बर्मा कब भारत का हिस्सा बना और ये बर्मा कब भारत से अलग हुआ, इनको हमें देखना है। बर्मा युद्ध हुए हैं, कौन सी संधि हुई है। तो याद रखिएगा चाहे सिंध हो, अफगानिस्तान हो, नेपाल हो, सिक्किम हो और आप चाहे आपका बर्मा हो, इनके साथ जो ब्रिटिश सरकार की जो नीति थी, जो युद्ध लड़े गए हैं, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको एक अलग चैप्टर के रूप में मैं यहाँ पे बता दे रहा हूं। कहीं कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। लिखा है कि सिंध, अफगानिस्तान, नेपाल, सिक्किम और बर्मा के साथ संबंधों का जो ऐतिहासिक विश्लेषण है इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। एक एक करके हम डायग्राम के माध्यम से, मैप के माध्यम से चीजों को हम समझा देंगे। फिर भी कहीं कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ये पीडीएफ हमारे एग्जाम वेब ऐप पे मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के मैंने डिस्क्रिप्शन में और आपका जो है कमेंट में मैंने शेयर कर दिया है। वहां से आप लेकर के वहां से इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि साम्राज्य की जो सीमाएं हैं, एक रणनीतिक रूपरेखा अगर देखा जाए तो ब्रिटिश सरकार की जो सीमाएं अगर उनको देखा जाए तो एक तरफ उत्तर पश्चिमी सीमा है,
उत्तर पश्चिमी सीमा के साथ अगर देखा जाए तो सिंध और अफगानिस्तान ये दो हैं। रूसी साम्राज्य के विस्तार का भय और सिंधु नदी का रणनीतिक महत्व, इस वजह से सिंध और अफगानिस्तान ब्रिटिश सरकार के लिए महत्व था, क्योंकि रूस के साथ जो इनकी साम्राज्यवादी विस्तार का जो भय था, रूस जो ब्रिटिश सरकार थी उसको यह डर था कि जो रूस का साम्राज्य है वो कहीं इधर अफगानिस्तान के प्रवेश करते हुए भारत की ओर न पहुंच जाए, तो उसे रोकना था। इसीलिए सिंध और अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में करना जरूरी था। एक आपका जो ये क्षेत्र है आपका नेपाल और भूटान का क्षेत्र है, तो नेपाल और भूटान में हिमालयी बफर स्टेट और ग्रीष्मकालीन राजधानियों की खोज के चक्कर में नेपाल और भूटान को कंट्रोल करना जरूरी था। सबके उद्देश्य अलग अलग है। जो बर्मा का क्षेत्र है, पूर्व का जो सीमा है आपका, ये बर्मा, यहाँ बर्मा जिसे म्यांमार कहते हैं, साम्राज्यवादी विस्तार की ओर और उत्तर पूर्वी सीमाओं पर सीमा विवाद जो है उनको समाप्त करना। इस वजह से इन्हीं तीन अलग अलग जो सीमाएं हैं, इन सीमाओं के साथ ब्रिटिश सरकार ने जो वहां स्थित राज्य थे उनके साथ कैसे नीति स्थापित की, कैसे युद्ध करके उन क्षेत्रों पर कब्जा किया, आगे बढ़ते हैं और उनके साथ कैसे अपनी नीति को आगे बढ़ाया। सिंध कूटनीतिक अतिक्रमण की सीढ़ियां 1809 से 1838 तक। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंध की, बात करेंगे। ये आपका सिंध है, तो पाकिस्तान में आज वर्तमान में सिंध है। कभी सिंध जो है ये बंबई प्रांत का हिस्सा था। तो सिंध को लेकर के क्या कूटनीति थी, याद रखिएगा। सबसे पहले अगर हम एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो 1809 में शाश्वत मित्रता का संबंध था। लॉर्ड मिंटो के समय संधि हुई थी। फ्रांसीसियों को सिंध में बसने की अनुमति नहीं थी। विभाजित सिंध, हैदराबाद, मीरपुर और आपका खैरपुर। तो एक हैदराबाद पाकिस्तान में भी है जो सिंध प्रांत में है, ठीक है, वो हमारा हैदराबाद नहीं है, याद रखिएगा। इसको लेकर के एक शाश्वत मित्रता का जो है पैमाना शुरू किया गया लॉर्ड मिंटो के समय में। आगे इतिहास आगे बढ़ा तो 1831 में जो है वंश का सर्वेक्षण हुआ। अलेक्जेंडर वंश द्वारा सिंध नदी का सर्वेक्षण कराया गया। फिर 1832 में व्यापारिक संधि हुई। कर्नल पोर्टिगर द्वारा व्यापारिक संधि की गई। 1838 में रेजिडेंट की नियुक्ति की गई। हैदराबाद में अंग्रेज रेजिडेंट रखने की अनुमति दी गई। अमीर पूरी तरह से कंपनी के संरक्षण में आ गया। तो 1838 में हैदराबाद में रेजिडेंट रखा गया और हैदराबाद उस समय सिंध की राजधानी थी। ये हमारा हैदराबाद नहीं है, इस बात को याद रखिएगा, हमारा हैदराबाद नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो लिखा है एक बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सिंध अब गया, क्योंकि अंग्रेजों ने सिंध नदी को विजय का राजमार्ग और उसे देख लिया है। एक सैयद की टिप्पणी थी उस समय कि अब सिंध भी चला गया, क्योंकि सिंध जो नदी जा रही है, सिंधु नदी, उसका एक व्यापारिक महत्व था। तो अंग्रेजों का उद्देश्य था कि जो है क्या करना, तो सिंध पर आक्रमण करने का उद्देश्य साफ साफ यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो इसका उद्देश्य साफ साफ यहाँ लिखा भी है कि सिंधु नदी का रणनीतिक महत्व देखना था। तो रणनीतिक महत्व देखने की वजह से सिंध पर क्या करना था, उस पर कब्जा करना जरूरी था। इसीलिए याद रखिएगा, सिंधु नदी के महत्व को देखते हुए सिंधु नदी पर कब्जा, सिंध स्टेट पर कब्जा किया गया। सिंध का पूर्ण विलय एक लाभदायक बदमाशी 1839 से लेकर 1843 के बीच में। घटना क्या घटी, फरवरी 1839 में सिंध पर सहायक सेना और कराची गोदाम पर खर्च थोपा गया। मैंने पहले कई बार बताया है कि अंग्रेज जो है हमेशा बहाना खोजते थे किसी न किसी तरीके से युद्ध करने का, राज को हड़पने का। तो बहाना क्या लगाया गया कि सिंध पर सहायक सेना और कराची गोदाम का खर्च थोपा गया कि आप सहायक संधि का सेना दो, पैसा दो, और आपका जो कराची का गोदाम उसका खर्च का पैसा दो। त्रिदलीय संधि का प्रभाव, सिंध विलय पर प्रथम अफगान युद्ध 1839-42 का ही एक भाग था। अफगान तूफान की जो है मुंह पूछ कह सकते हैं। अगस्त 1843 में चार्ल्स नेपियर द्वारा आक्रमण किया गया और मियानी के युद्ध के बाद सिंध का पूर्ण विलय कर लिया गया। गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो थे। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिंध का विलय किस सेनापति ने किया था, तो चार्ल्स नेपियर ने किया था, याद रखिएगा। सिंध का विलय कब किया गया, 1843 में किया गया। सिंध के विलय के समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड एलनबरो थे, ये भी याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेपियर का कथन क्या था कि यह संधि जिसके द्वारा एक भरा हुआ गोला अमीरों के महल में रखा गया, हमें सिंध को जीतने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन एक बदमाशी का एक बहुत ही लाभदायक
उपयोगी व मानवीय उदाहरण होगा तो सिंध पर अधिकार करने का कोई औचित्य नहीं था, लेकिन सिंधु नदी पर व्यापार करने के मार्ग को रखना था, इसी वजह और अफगानिस्तान तक पहुंचना था, इसीलिए सिंध पर बदमाशी की गई और सिंध का पूर्ण विलय कर लिया गया 1843 में। याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण, चार्ल्स नेपियर ने उसमें मुख्य भूमिका निभाई थी, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। मियानी के युद्ध के द्वारा इस काम को अंजाम दिया गया, इसको भी याद रखिएगा। अब आते हैं, अब हम लोग अफगान युद्ध की ओर चलते हैं। और प्रथम अफगान युद्ध कब हुआ था? तो 1839 से 1842 के बीच में हुआ था। द ग्रेट गेम और विनाश कैसे हुआ? तो अफगान जो युद्ध हुआ था उसका कारण अगर खोजा जाए तो याद रखिएगा, अगर मान लो कि यह भारत है और यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर ब्रिटिश साम्राज्य है और यह क्षेत्र अफगानिस्तान अगर है और फिर इसके बाद रूस का क्षेत्र है, तो रूस का भय था कि रूस कहीं अफगानिस्तान के साथ मिलकर के भारत की ओर न बढ़ जाए। ब्रिटिश साम्राज्य को डर था, इसलिए अफगानिस्तान को मिलाना जरूरी है। तो कारण क्या? 1839 में इतिहास क्रम कैसे बढ़ा आगे? तो 1839 में रूसी जो भय था, दोस्त मोहम्मद का रूस के प्रति झुकाव, जो अफगानिस्तान के राजा का नाम क्या था? दोस्त मोहम्मद था, उनका रूस के प्रति झुकाव था। यह सबसे बड़ा डर था ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति, कहीं राजा का झुकाव अगर उधर है तो कहीं उस पर रूस का प्रभाव न पड़ जाए, रूस के अधिकार में ना आ जाए। 1838 में त्रिदलीय संधि हुई थी ऑकलैंड, रणजीत सिंह और सासूजा के बीच में। उद्देश्य क्या था? सासूजा को कठपुतली शासक बनाया गया था जब राजा रणजीत सिंह 1838 में थे। 39 से 40 के बीच में आक्रमण किया गया। 1840 में दोस्त मोहम्मद का आत्मसमर्पण हो गया। सासूजा काबुल की गद्दी पर बैठा। ठीक है, जब सासूजा काबुल की गद्दी बैठा तो विनाशकारी परिणाम क्या हुआ कि अफगान युद्ध हुआ 1841 से 42 के बीच में। एलेक्जेंडर बंस और आपका जनरल एल्फिस्टन सहित 6000 सैनिक, अंग्रेज सैनिक मारे गए। सासूजा की हत्या कर दी गई, जो सासूजा थे अफगानिस्तान के राजा। 42 में क्या हुआ? दोस्त मोहम्मद पुनः गद्दी पर, अंग्रेजों की पूर्ण विफलता इसमें सिद्ध हुई। तो याद रखना, कहीं कहीं अंग्रेजों को इसमें क्या लगा? झटका लग गया। अंग्रेजों को जो सफलता मिलनी चाहिए तो सफलता नहीं मिली। प्रथम अफगान युद्ध, तो प्रथम अफगान युद्ध कब हुआ इसको याद रखिएगा, ये डेट हमेशा पूछा जाता है, याद रखना। ये क्वेश्चन यहां से अगर आए तो गलत आपका ना होने पाए। अफगानिस्तान नीति क्या थी? दो विचारधाराओं का टकराव था। एक कुशल आक्रामकता की नीति क्या थी? 1842 से 1875 तक लॉर्ड एलनबरो से लॉर्ड नॉर्थबुक तक। जॉन प्रेता कौन थे? जॉन लॉरेंस थे। शब्द का प्रथम प्रयोग इन्होंने ही किया था, जो है किसने? वायलिन ने। सिद्धांत क्या था? हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई थी। 1863 में शेर अली को मान्यता दी गई थी। तो याद रखना, अफगानिस्तान के साथ जो नीति थी, कुछ ऐसे अंग्रेज अधिकारी थे जो गवर्नर जनरल थे जिन्होंने हस्तक्षेप की नीति अपनाई। लॉर्ड एलनबरो से लेकर लॉर्ड नॉर्थबुक तक इन लोगों ने जो है कभी अफगानिस्तान पर ज्यादा जोर नहीं दिया, लेकिन जैसे इतिहास आगे बढ़ता है अग्रगामी नीति अपनाई गई 1876 से आगे। लॉर्ड लिटन ने अपनाया। सिद्धांत क्या था? आक्रामक हस्तक्षेप करो। और रूस और ब्रिटेन के मध्य अफगानिस्तान दो लोहे के बर्तनों के मध्य में एक मिट्टी का छोटा सा पात्र है, अतः इसे अवश्य ही अपने बस में कर लेना चाहिए। मैंने आपको सुन बताया था कि अगर एक तरफ अफगानिस्तान है, एक तरफ रूस है, एक तरफ इंडिया का आपका ब्रिटिश साम्राज्य है, तो ये जो ये बीच का क्षेत्र है, इन्होंने इसको मिट्टी के बर्तन की संज्ञा दी कि कभी टूट करके रूस का हिस्सा बन सकता है और हमारे लिए घातक हो सकता है, इसीलिए इस पर कब्जा करना जरूरी है। तो इस नीति का पालन किया गया और अंत में अफगानिस्तान पर आक्रमण किया गया। अब दूसरा आक्रमण किया जाएगा, लिखा है द्वितीय अफगान युद्ध, क्योंकि पहले अफगान युद्ध में सफलता नहीं मिल पाई, तो द्वितीय अफगान युद्ध में सफलता हुआ और आपका गढ़मक की संधि हुई और 1878 और 80 के बीच में यह युद्ध हुआ। कारण क्या था? तो अगर पूछा जाए कि द्वितीय अफगान युद्ध कब हुआ था, तो द्वितीय अफगान युद्ध याद रखिएगा 1878 से लेकर 1880 के बीच में हुआ है, इस बात को याद रखिएगा। कारण क्या था? कि शेर अली द्वारा ब्रिटिश रेजिडेंट नेविल चेम्बरलेन को अस्वीकार करना। याद रखना, यहां भी जो है सहायक संधि के तहत रेजिडेंट भेजा गया, लेकिन रेजिडेंट को उसने अस्वीकार कर दिया। जब अस्वीकार कर दिया तब याद रखिएगा ये युद्ध का कारण बन गया। नंबर 2, आक्रमण कैसे हुआ? याद रखिएगा, शेर अली रूस भागा, पुत्र जो है याकूब खान के साथ 26 मई जो है 1879 को गढ़मक की संधि हुई। शर्तें क्या थी? कि विदेश नीति पर भारत सरकार का नियंत्रण,
अस्थाई रेजिडेंट, 6 लाख वार्षिक पेंशन, एक वैज्ञानिक सीमा की समाप्ति हो गई। याद रखिएगा, इस तरह से जो है अलग अलग पॉलिसी को अपना लिया गया। परिणाम क्या हुआ इसका? याकूब खान का गद्दी त्यागना। जो याकूब खान थे उनका एक कथन क्या था कि अंग्रेज अफगानों पर शासन करने की बजाय अंग्रेजों के यहाँ घसियारा बनना पसंद करूंगा। याद रखना, इन्होंने भी क्या किया, अंग्रेजों के साथ मिल करके काम किया। गढ़मक की जो संधि हुई थी, याद रखिएगा, उसका जो है क्या हुआ कि जो है ब्रिटिश रेजिडेंट मेजर केओ नरी की हत्या कर दी गई थी। ये सारी घटनाएं हुई किसमें? याद रखना, द्वितीय अफगान युद्ध में। कब हुआ था इसको याद रखिएगा, तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं तीसरे अफगान युद्ध की ओर आते हैं। सीमा निर्धारण और जो है अफगान स्वतंत्रता 1885 से लेकर के 1921 तक की घटना घटी। 1885 से 1921 में देखा गया और 1919 में याद रखिएगा तीसरा अफगान युद्ध लड़ा गया था। ये याद रखिएगा। घटना कैसे घटा? याद रखिएगा, 1885 में पंजदेह संकट आया। रूस द्वारा पंजदेह पर कब्जा, बफर स्टेट की आवश्यकता महसूस हुई अंग्रेजों को। ये घटनाक्रम हुआ, अर्थात जो तीसरा युद्ध होने वाला है अफगानों के साथ, उसके पीछे घटनाक्रम क्या था ये बताया गया है। 1893 में डूरंड रेखा बनाई गई। उस समय भारत पाकिस्तान के बीच में, तो लॉर्ड लेस्डाउन के समय में सर मोटिमर डूरंड द्वारा भारत अफगानिस्तान सीमा का निर्धारण किया गया कि अफगानिस्तान डूरंड लाइन ही अफगानिस्तान और जो है ब्रिटिश साम्राज्य की सीमा मान ली गई। 1907 में क्या हुआ? आंग्ल रूसी समझौता हो गया। रूस ने अफगानिस्तान को इंग्लैंड के प्रभाव में माना। अफगानों द्वारा विरोध किया गया। याद रखिएगा, 1907 में जब आंग्ल और रूस समझौता हुआ तो रूस की सरकार ने यह मान लिया कि अफगानिस्तान को इंग्लैंड के प्रभाव में दे दिया जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका विरोध अफगानिस्तानियों ने बहुत किया, लेकिन अंत में रूस ने ब्रिटिश साम्राज्य को दे ही दिया अफगानिस्तान को 1907 की संधि के तहत। संधि का विरोध किसने किया? अफगानिस्तान के लोगों ने किया। तो उसी विरोध का नतीजा क्या हुआ कि 1919 से 1921 तक तीसरा अफगान युद्ध हुआ। कट्टर अमीर अहमदुल्ला द्वारा ब्रिटिश हस्तक्षेप का विरोध किया गया, क्योंकि ये लगातार विरोध कर रहे थे, क्योंकि ब्रिटिश हस्तक्षेप दे दिया रूसों ने। 1921 की रावलपिंडी की संधि हुई। गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड के साथ अफगानिस्तान को जो है विदेश नीति के संचालन में पूर्ण स्वतंत्रता दी गई। 1922 में दूतावास स्थापित किया गया। तो याद रखना, अफगानिस्तान पर जो पूर्ण नियंत्रण ब्रिटिश सरकार का हुआ वो 1921 के रावलपिंडी संधि के तहत हुआ। तो याद रखिएगा, रावलपिंडी संधि तीसरे अफगान युद्ध को समाप्त किया है और उस पर ब्रिटिश साम्राज्य का पूरी तरह से नियंत्रण हो गया। वह दूतावास खोला गया। तो याद रखिएगा, अफगानिस्तान जो युद्ध हुए हैं 3, इनको याद रखिएगा। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग गलती बिल्कुल इस पर मत करिएगा। ठीक है, तो मैंने बता दिया एक चीज को, इसको ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं नेपाल की। हिमालयी संघर्ष और आपका सुगौली की संधि 1814 से लेकर के 1816 के बीच में। सुगौली की संधि से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। हम एक एक करके सबको यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो याद रखना, 1768 में जो पृथ्वी नारायण द्वारा जो है गुरखा प्रभुत्व, 1801 में बेलजली की सहायक संधि रेजिडेंट रखा गया था पहले यहाँ। लॉर्ड अगर बात करते हैं तो आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ 1814 में। लॉर्ड हेस्टिंग के काल में, याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि आंग्ल नेपाल युद्ध किसके समय में हुआ है, तो याद रखिएगा 1814 में लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ था। सेनापति याद रखिएगा अख्तर लाली जो है लानी द्वारा विजय प्राप्त किया गया था। तो क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग समय 1814 में। फिर क्या हुआ? सुगौली की संधि हुई। ये सुगौली की संधि याद रखिएगा दिसंबर 1815 में हुई थी, लेकिन लागू मार्च 1816 में हुई। तो दोनों डेट याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, हुआ क्या? इस संधि का पहला काम क्या था? प्रादेशिक लाभ क्या था कि गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र अंग्रेजों को मिल गए। तो जो गढ़वाल और कुमाऊं का क्षेत्र था वो नेपाल में अधिकार में था, जो अंग्रेजों को मिल गया। इस संधि का, सुगौली की संधि का पहला पॉइंट था। दूसरा क्या था? सैन्य लाभ। ब्रिटिश सेना में जो है जो गोरखा थे उनकी भर्ती शुरू हो गई, दूसरा लाभ हो गया। सीमा सुरक्षा, तराई क्षेत्र और सिक्किम पर नेपाल के दावे छोड़ दिए। किसने? नेपाल ने। तो तराई क्षेत्र और सिक्किम पर नेपाल ने दावा छोड़ दिया और कहा कि ये मेरा हिस्सा
नहीं है। ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला, मसूरी, रानीखेत और नैनीताल जैसे पहाड़ी क्षेत्रों की जब प्राप्ति हो गई इस संधि के तहत, तो ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने के लिए अंग्रेजों ने इन क्षेत्रों को सर्च करना शुरू किया और अंत में शिमला को राजधानी बनाया था। ग्रीष्मकालीन राजधानी, जब हम गर्मी ज्यादा पड़ेगी उत्तर भारत में, तो पहाड़ों पर शिमला को राजधानी बनाया गया। तो याद रखना, जो सुगौली की संधि और आंग्ल नेपाल युद्ध का एक कारण यह भी था कि एक हमें ग्रीष्मकालीन राजधानी के लिए हिमालय के क्षेत्र को सर्च करना है। ठीक है, तो इसीलिए याद रखिएगा सुगौली की संधि बहुत महत्वपूर्ण है, इनको याद रखिएगा। और यह भी याद रखिएगा कि आंग्ल नेपाल युद्ध जो हुआ 1814 में हुआ है, लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, गलती मत करिएगा आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सिक्किम की बात कर लेते हैं। सिक्किम के साथ क्या हुआ? रणनीतिक बफर का अधिग्रहण। क्या हुआ, कैसे कैसे घटनाक्रम बढ़ा? 1849 में बहाना क्या था? डलहौजी ने 2 अंग्रेज यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार का बहाना बनाकर सेना भेजी। अंग्रेज देखते थे कि किस राज्य पर आक्रमण करने के लिए हमें कोई बहाना चाहिए, तो जब कोई बहाना नहीं मिलता था तो ऐसे ही कोई न कोई जो है दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर, कुशासन का आरोप लगा करके राज्य पर हड़प नीति इन्होंने बहुत अच्छे से डलहौजी को आता था, तो बहाना बनाया। और याद रखना, 1-2 अंग्रेज यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार केवल हो गया होगा किसी कारण से, खान पान को लेकर किसी कारण से, उस बहाना को बना करके सेना भेज दिया कहां पर? सिक्किम पर, क्योंकि सिक्किम पर कब्जा करना है बस। फिर क्या हुआ? 1850 में अधिग्रहण हो गया। सिक्किम से दार्जिलिंग तक का प्रदेश छीन करके ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया। और क्यों मिलाया गया जानते हो? क्योंकि यहाँ पर चाय की खेती करनी थी और चाय के लिए बहुत अनुकूल क्षेत्र था, तो बहाना चाहिए था कि किसी तरह सिक्किम और दार्जिलिंग क्षेत्र पर कब्जा कर लिया जाए। फिर क्या हुआ? अब अधिग्रहण हो गया, अब संरक्षण करना है, तो 1861 से 1890 तक संरक्षण हुआ। 1861 में सिक्किम को ब्रिटिश संरक्षित राज्य घोषित किया गया और 1890 में चीन द्वारा इसे मान्यता दे दी गई कि हाँ, सिक्किम ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा है। ठीक है, कि सीमा लगती है चीन से सिक्किम की। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से घटनाक्रम ने सिक्किम को क्या किया, जो है एक तरह से एक बफर स्टेट के रूप में भारत में मिला लिया ब्रिटिश सरकार ने। तो याद रखना, बहाना चाहिए था, बहाना इनको मिल गया और उसके आधार पर इन्होंने कब्जा उस पर कर लिया। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बर्मा को देखेंगे, जिसे आज हम लोग म्यांमार कहते हैं। भारत की पूरब की सीमा लगती है हमारी। तो पूर्व की ओर विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य का कैसे हुआ? प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ है इसको देखेंगे। तो प्रथम आंग्ल जो बर्मा युद्ध हुआ है, अगर बात किया जाए तो इसके कारण से लेकर इस घटनाक्रम को हम देखें अगर, तो कारण क्या था कि साम्राज्य विस्तार की ओर थी। बर्मा द्वारा असम और मणिपुर पर अधिग्रहण किया गया। शाहपुरी द्वीप पर विवाद था और तत्कालिक कारण यही बन गया शाहपुरी विवाद। तो बर्मा का याद रखिएगा, असम मणिपुर पर अधिकार था और साम्राज्य विस्तार की ओर ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर थी, तो पूर्व की ओर विस्तार करना है, कारण यह था। इसके बाद क्या हुआ? युद्ध शुरू हुआ 1824 और 26 में। लॉर्ड एमहस्टन के समय में आक्रमण हुआ। कोफोर्ड राजा से लेकर के भिखारी तक युद्ध के लिए तैयार थे। याद रखिएगा, उस समय 1824 से लेकर के 1826 के बीच में युद्ध हुआ। इसके बाद जो है यादबुक की संधि हुई, कब? 1826 में। याद रखिएगा, जो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ है ये कब हुआ है? तो 1824 से लेकर के 1826 तक हुआ है, लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में हुआ। ये बात याद रखिएगा। ये किस संधि के तहत युद्ध समाप्त हुआ है? संधि याद रखिएगा, इस संधि भी याद रखिएगा, जो है यादबुक की संधि हुई है। भूभाग अंग्रेजों को असम, अराकान और जो है तरास रीम के तटीय प्रदेश मिल गए। हरजाना क्या हुआ? बर्मा ने 1 करोड़ रुपए का हरजाना दिया। अंग्रेज ये काम जरूर करते, हरजाना जरूर लेते थे। कूटनीति क्या हुई कि मणिपुर स्वतंत्र राज्य घोषित हुआ। रंगून में अंग्रेज रेजिडेंट की नियुक्ति की गई, तो उस समय बर्मा की राजधानी रंगून ही थी। ठीक है, और रंगून जो है क्या हुआ, अंग्रेजों का अधिकार हो गया और रंगून में जो है उनकी नियुक्ति कर दी गई, किसकी? अंग्रेज रेजिडेंट की। वहां सेना के साथ वो रहेगा। ठीक है, इस तरह से मणिपुर और जो है आपका जो क्या कह सकते हैं, एक नया स्वतंत्र राज्य के रूप में क्या हुआ, ये अलग हो गया। फिर बर्मा का पूर्ण विलय हुआ, सम्मान से संदेह तक। ठीक है, याद रखिएगा, द्वितीय बर्मा जो युद्ध हुआ 1852 से 1853 के बीच में हुआ। जो द्वितीय बर्मा युद्ध हुआ, याद रखिएगा, वो 18 जब
बात करते हैं तो याद रखना लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ है। तो लॉर्ड डलहौजी के समय में 1852 से और 53 के बीच में युद्ध हुआ। अफगान क्या कहते हैं, द्वितीय बर्मा युद्ध हुआ। अंग्रेजों के सम्मान की रक्षा बहाना था। पीगू लोअर बर्मा को, जो जो नीचे वाला बर्मा है, जो दक्षिणी बर्मा, उसको पीगू कहते थे, लोअर बर्मा का विलय किया गया। राजा मिंदन मिन को राजधानी मांडले हस्तांतरित करनी पड़ी, तो रंगून से राजधानी मांडले चली गई उस समय वहां पर। अब आप देखो, जब प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था तो 1826 में केवल ये क्षेत्र अराकान योमा का क्षेत्र मिला था और दक्षिणी ये वाला क्षेत्र मिल गया था। लेकिन जब डलहौजी ने द्वितीय युद्ध लड़ा और जब समझौता हुआ तो 1852 में लोअर बर्मा, अब ये पूरा लोअर बर्मा पर अधिकार किसका हो गया, ब्रिटिश सरकार का हो गया। ये अपर बर्मा कहलाता है, ये लोअर बर्मा कहलाता है। ये अपर बर्मा क्योंकि ये जमीन काफी समुद्र तल से ऊंची है और ये समुद्र तल से नीचे क्योंकि नदियां इधर की ओर बहती हैं, तो ये लोअर बर्मा कहलाता है, ये अपर बर्मा कहलाता है। तो आप समझो कि इस 1824 में केवल बर्मा के इतने क्षेत्र पर अधिकार था, लेकिन 1852 में डलहौजी ने इस पूरे क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। ये वही युद्ध है जिसमें 1857 के विद्रोह में जब हम सैनिक कारण को पढ़ते हैं तो लिखा होता है कि सैनिकों को समुद्र देखना पाप माना जाता था, अवध के सैनिकों को। और बर्मा युद्ध में डलहौजी ने अवध के सैनिकों को नाव के माध्यम से, जहाज के माध्यम से बर्मा युद्ध के लिए भेजा था। तो जिस व्यक्ति को बर्मा, वो क्या कहते हैं, समुद्र देखना पाप है, समुद्र के रास्ते ले जाया जा रहा है, जब वही सैनिक अपने घर आए और घर आकर के बताया तो उन लोगों को घर से बेदखल कर दिया गया कि आपको समुद्र देखना पाप था, आप समुद्र के अंदर घुस के गए हो। तो याद रखना, जो द्वितीय बर्मा युद्ध हुआ था उसमें सैनिकों के साथ जो नाइंसाफी हुई थी, उनके साथ जो नहीं मानते थे कि हमें समुद्र देखना चाहिए, तो कहीं ना कहीं 1857 विद्रोह में सैनिक कारणों में एक कारण माना जाता है। उस बात को याद रखिएगा। इसके बाद अब बात करते हैं 1800, याद रखिएगा 1885 में जिस वर्ष कांग्रेस की स्थापना हुई थी उसी वर्ष लॉर्ड डफरिन के समय में तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ है। राजा थिबू पर फ्रांसीसियों के साथ षड्यंत्र का आरोप लगाया गया कि फ्रांसीसी और म्यांमार के राजा मिलकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं और लोअर बर्मा पर आक्रमण करने के लिए। संपूर्ण बर्मा का विलय हो गया। बर्मा 1935 तक भारत का हिस्सा रहा। 1948 में बर्मा अलग हुआ और म्यांमार के नाम से जाना गया। अब आप देखो 1885 में टोटल पूरे बर्मा पर अधिकार किसका हो गया, ब्रिटिश साम्राज्य का। तो 1826 से जो सफर शुरू हुआ वो 1885 में पूर्ण हो गया। तो याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण, तीनों बर्मा युद्ध याद रखिएगा। मैंने मैप के थ्रू इसीलिए बता दिया जिससे आपको चीजें याद रहें, किसके समय में बर्मा युद्ध हुआ है, कैसे हुआ है। मैंने एक एक चीज यहाँ पे बता दी है, तो आप इसको मैप के थ्रू जब आप पढ़ते हैं तो चीजें आपको याद हो जाती है और आपको समझ में आता है कि कैसे कैसे ब्रिटिश साम्राज्य ने इन क्षेत्रों पर कब्जा किया है। ठीक है, साम्राज्यवादी संधियों का मास्टर अगर एक देखा जाए, मैट्रिक्स देखा जाए, तो नेपाल के साथ प्रथम युद्ध हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग के समय में। सुगौली की संधि 1815-16 में हुई। कुमायूं गढ़वाल और हिल स्टेशन प्राप्त हुए किसको, अंग्रेजों को। बर्मा युद्ध हुआ, प्रथम युद्ध जो हुआ लॉर्ड एमहर्स्ट के समय हुआ था। ये जो है यादवों की संधि हुई 1826 में। 1 करोड़ हर्जाना देना पड़ा। असम और अराकान प्राप्त हुआ अंग्रेजों को। इसके बाद अफगानिस्तान की बात करें तो द्वितीय अफगान युद्ध लॉर्ड लिटन के समय में हुआ। जो है गढ़ जो है मक की संधि हुई 1879 में। विदेश नीति पर नियंत्रण हो गया, रेजिडेंट की नियुक्ति की गई। अफगानिस्तान में तृतीय अफगान युद्ध हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। रावलपिंडी की संधि 1921 में हुई। विदेश नीति में पूर्ण अधिकार हो गया अंग्रेजों का। इस तरह से अलग अलग राज्यों पर कैसे अधिकार हुआ उस चीज को बताया गया है। निष्कर्ष की बात करते हैं, सीमांत कूटनीति का ब्रिटिश आपका प्ले बुक क्या था, इसको देख लेते हैं। पहला था सर्वेक्षण और व्यापार, वाणिज्यिक संधियों और सर्वेक्षण के बहाने प्रवेश करना। अलेक्जेंडर वंश का यह सिंध प्रवेश था। याद रखना, जो देशी राज, जो आपके पड़ोसी राजा थे, उनके साथ कैसे कैसे लाभ लिया गया और कैसे कैसे वहां पर जो है ब्रिटिश साम्राज्य ने अपने हस्तक्षेप किया उसको बताया गया। तो सिंध में सर्वेक्षण के बहाने पहुंच गए। रेजिडेंट थोपना, याद रखना, शासक की संप्रभुता को कमजोर करने के लिए दरबार में ब्रिटिश प्रतिनिधि नियुक्त करना। नेपाल, हैदराबाद, काबुल, जिसकी वजह से उन क्षेत्रों पर कब्जा हुआ।
परिणाम मिला। कृत्रिम बहाने क्या थे? छोटे विवादों या झूठे आरोपों को युद्ध का कारण बनाना। सिक्किम के यात्री बर्मा और शाहपुरी द्वीप पर कब्जा करना यह कारण था, केवल एक मामूली जो है कारण की वजह से। विलय या बफर स्टेट, अंततः यह तो क्षेत्र को पूरी तरह से बफर हड़प लेना, जैसे सिंध और बर्मा, या उसे एक आश्रित बफर राज्य के रूप में बदल देना जैसे अफगानिस्तान को। तो इस तरह से नीतियों का पालन करते हुए विस्तार का जो ब्लूप्रिंट तैयार किया था ब्रिटिश सरकार ने पड़ोसी राज्यों के साथ, पड़ोसी देशों के साथ, उस चैप्टर में मैंने एक एक चीज आपको बता दिया है। इस चैप्टर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे छोटे छोटे हट जो है चैप्टर को मॉडर्न इंडिया के मैं पढ़ा दूंगा, जिससे आपका एक भी चैप्टर छूटने ना पाए, और अगर यहाँ से क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। तो याद रखिएगा, जो हैदराबाद आपका जो पाकिस्तान में है, याद रखिएगा, तो सिंध की राजधानी थी, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने दोबारा इसको आपको जो है इसको याद दिला दिया है। तो पड़ोसी देशों के साथ, चाहे अफगानिस्तान के साथ जो युद्ध हुए हैं, बर्मा के साथ जो युद्ध हुआ है, नेपाल के साथ जो संधि हुई है, सिक्किम के साथ जो विलय हुआ है, सिंध के साथ जो विलय हुआ है, जो पड़ोसी देश थे, इनको मैंने एक एक करके बता दिया है। फिर भी कोई कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ये पीडीएफ हमारे एग्जाम वेब ऐप पे आपको मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। फिर भी अगर कहीं कोई डाउट हो, दिए गए नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। ओके, थैंक यू।